हेलो स्टूडेंट। देखिए आज एक बार फिर हम आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़। तो इंफीरियर गुड्स के लिए हमारी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? तो ये हमारी नेगेटिव होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है उस पर्टिकुलर इंफीरियर गुड के लिए जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिड पॉइंट ऑफ द कर्व इज़। यानी जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके लिए हमारी डिमांड जो होगी मिड पॉइंट पर कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पर लेस देन 1 होती है, यहाँ इक्वल टू 1 होती है, यहाँ ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ कैसी होती है, यहाँ इन्फिनिटी होती है। तो मिड पॉइंट पर कैसी होगी हमारी? मिड पॉइंट पर हमारी 1 होगी, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, टू पीपल विल इंगेज इन एक्सचेंज व्हेन दे हैव डिफरेंट। दो लोग एक्सचेंज में कब लगे रहेंगे? कब लगे रहेंगे? जब उन पे होगा डिफरेंट एंडाउमेंट्स ऑफ गुड्स, यानी जब उन पर डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होंगे और उन पर गुड्स की मात्रा डिफरेंट होगी तभी वो एक्सचेंज में यानी लेन देन में लगे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एक्साइज टैक्स लेविड ऑन ईच यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड। जो एक्साइज टैक्स है वो कौन सी यूनिट पे लगता है? तो जब क्या होगा, अगर हम टैक्स लगाते हैं किसी यूनिट पर तो उससे क्या होगा हमारा? तो एक्साइज टैक्स हैज़ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं, इनकम इफ़ेक्ट भी होता है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट भी होता है। जिससे क्या होता है, जो कंजम्पशन होता है उस गुड का जिस पर टैक्स लगा है तो वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा इसका आंसर है वो है सी। वुड प्लेस द कंज्यूमर ऑन ए लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो जिससे क्या होगा, जो हमारा कंज्यूमर है पहले वो इसका यूज़ कर रहा था, लेकिन जैसे टैक्स लग जाएगा तो वो इसका लोअर लेवल पे आके यूज़ करेगा, यानी उसका इंडिफरेंस कर्व है वो लोअर लेवल पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बताया था, एक्साइज टैक्स में जो होता है बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विच कॉज द कंजम्पशन ऑफ द टैक्सड गुड टू फॉल। तो यानी कि जिसका ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्साइज सब्सिडी। देखिए टैक्स का जस्ट अपोजिट सब्सिडी होता है। टैक्स से उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, लेकिन सब्सिडी देने से उसकी कीमत जो है कंज्यूमर के लिए कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? विल एक्सपेंड कंजम्पशन ऑफ द सब्सिडाइड गुड मोर देन ए कैश ट्रांसफ़र ऑफ इक्वल कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए सब्सिडी कैन एक्चुअली कॉज द कंजम्पशन ऑफ सब्सिडाइड गुड टू फॉल इफ। अगर एक सब गुड पर हम सब्सिडी लगा रहे हैं फिर भी उसका कंजम्पशन कम हो रहा है तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? ये इस कंडीशन में हो सकता है, द कंज्यूमर हैज़ कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व। अगर उसका इंडिफरेंस कर्व है वो कॉनकेव है, यानी उसका जो इंडिफरेंस कर्व है अगर वो कॉनकेव है तभी उसका जो गुड का कंजम्पशन है वो फॉल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ एसोसिएटेड विद। जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है वो किसके द्वारा एसोसिएटेड है? मार्शल एंड जेवंस, कॉसन एंड बॉल्वर्स, ये सभी के द्वारा एसोसिएटेड है। तो यानी जो सी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है कौन सी एजम्पशन यानी मान्यता उसकी नहीं है? तो जो हमारा डी है इसका राइट आंसर है, डिमिनिशिंग एमयू ऑफ मनी एज इनकम इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे हमारी जो इनकम इंक्रीज़ होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होती है। बाकी जो रैशनलिटी है, मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी है, एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी है, ये तीनों ऑप्शन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी स्टेट दैट। जो हमारी डिमिनिशिंग यूटिलिटी है यानी घटती उपयोगिता का नियम है, ये क्या बताता है? तो ये बताता है जैसे जैसे हम और ज़्यादा यूनिट का यूज़ करते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा
द एडिशनल बेनिफिट which person derives from a given increase of the stock of a thing diminishing with every increase in the stock that he already has। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, जब एक कंज्यूमर संतुलन में यानी उपभोक्ता संतुलन में कब होता है कि जब जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं, जिन गुड्स को वो परचेज़ करना चाह रहा है और उसकी जो इनकम है, जब वो दोनों मैच कर जाते हैं यानी बैलेंस बन जाता है, तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाता है। जैसे कि हमारा ये कर्व होता है, ये इसकी बजट लाइन है और ये देखिए ये इसका इंडिफरेंस कर्व है। तो जहाँ पर ये मैच कर रहा है यहाँ पर कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस, तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये हमारा एक कर्व दे रखा है, इसमें ये जो है हमारा एम यू है, ये ए यू है, एम यू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, ये एवरेज यूटिलिटी और ये हमारा टी यू कर्व है। ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, तो इसके बेस पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें टोटल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व कैसा होता है, तो जैसे हमने आपको दिखाया टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसे जाता है। तो कैसे हो रहा है ये, फर्स्ट राइज देन राइज एट डिक्रीजिंग रेट फॉल्स आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट। तो ये पहले तो बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है और उसके बाद ये जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पर पहुंच जाता है उसके बाद ये घटना स्टार्ट कर देता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। देखिए डायग्राम दिखा देते हैं आपको हम। देखिए जो ये हमारा टी यू कर्व है, यहाँ पर ये यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हमारी एम यू जो है वो ज़ीरो है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये एम यू कर्व विल बी बिलो एक्स एक्सिस व्हेन। एम यू कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे कब जाता है, तो ये एक्स एक्सिस से नीचे जाता है जब ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसका जो ये हमारा बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए ये एम यू कर्व यहाँ पर देखिए बढ़ा, ये पहले ये बढ़ रहा है ना, फिर ये गिरने लगा और यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया और उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। जब एक्स एक्सिस से नीचे गया तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉर ए यू टू राइज एम यू मस्ट बी एबव इट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फॉर ए यू टू रिमेन अनचेंज एम यू मस्ट बी इक्वल टू ए यू। फॉर ए यू टू फॉल एम यू मस्ट बी बिलो ए यू नेवर रीचेज जीरो। तो देखिए डायग्राम देखते हैं, जब तक ए हमारा एम यू बढ़ता है, हमारा जब ए यू से हमेशा ऊपर रहता है, देखिए यहाँ पर एम यू ए से ऊपर है, और जब ये ए यू गिर रहा है तो एम यू उससे पहले गिर रहा है। एम यू तो नीचे आ गया लेकिन ए यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो हमारे जो सभी ऑप्शन हैं ये इसके राइट हैं। तो इस तरह से हमारा जो चारों ऑप्शन हैं ये हमारे इसके राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्या है, when the total utility is increasing at increasing rate marginal utilities, जब हमारी टी यू बढ़ रही होती है बढ़ती हुई दर से, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी इंक्रीज़ ही हो रही होती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए जब हमारा ये टी यू बढ़ रहा है तो उस समय हमारी एम यू भी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड गॉसन्स फर्स्ट लॉ। गॉसन का फर्स्ट लॉ कौन सा कहलाता है, तो हमारा जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ होता है वो हमारा गॉसन का फर्स्ट लॉ कहलाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम राइज वाइल एवरीथिंग रिमेन्स द सेम है इनकम फॉर डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड।
जब हमारे एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है, सारी बातें जब समान रहती हैं, तो नॉर्मल गुड के लिए उसकी डिमांड कैसी होती है? तो नॉर्मल गुड के लिए उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम फॉल्स वाइल एवरीथिंग रिमेन द सेम, हिज डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड। जब सारी बातें समान रहती हैं और एक इंडिविजुअल की इनकम गिरती है, तो उसकी जो डिमांड है वो कैसी होती है? तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। ये कह रहे हैं कि जब सारी बातें समान रहती हैं तो एक गुड की जो डिमांड है वो कैसे मतलब कम हो सकती है अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाती है, तो उसकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। एट द सैचुरेशन पॉइंट फॉर कमोडिटी एक्स द MUX इज़, जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट होता है यानी मैक्सिमम सेटिस्फाई पॉइंट होता है, उस पर हमारी MU कैसी होती है? तो वो हमारी ज़ीरो होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम वेयर व्हेन ही स्पेंड हिज इनकम अकॉर्डिंग टू द। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में कहता है और कब वो अपनी इनकम किस लॉ के अकॉर्डिंग स्पेंड करता है? तो देखिए, जब वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को यानी सीमांत उपयोगिता नियम के हिसाब से अपनी इनकम को स्पेंड करता है, तब वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ ए नॉर्मल गुड फॉल मोर ऑफ इट इज़ परचेज बिकॉज ऑफ। जब किसी एक नॉर्मल गुड का प्राइस जो है वो गिर जाता है, तो वो किस कारण से होता है? तो बोथ द सब्सटीट्यूशन एंड इफेक्ट, दोनों की वजह से होता है। तो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम एंड द पॉइंट वेयर। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कब पहुंचता है? तो जब देखिए उसकी MUP के इक्वल होती है, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है और वो प्राइस इक्वल है, तो वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, एडम स्मिथ स्पोक अबाउट द फेमस डायमंड वाटर पैराडॉक्स टू शो दैट। एडम स्मिथ का जो हीरा पानी विरोधाभास है वो क्या बताता है? तो वो बताता है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड। जो यूटिलिटी है वो डिमांड से रिलेटेड है, क्योंकि क्या बताया था इसमें कि जो हमारा डायमंड है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो किस वजह से है? क्योंकि इसकी उपयोगिता कितनी है उस हिसाब से है कि क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है और पानी की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ये मतलब नेसेसिटी है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये इन्होंने हीरा पानी विरोधाभास में बताया था। नेक्स्ट है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज़ बेस्ड ऑन। जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस का नियम है वो किस पर डिपेंड करता है? तो देखिए, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज़ ऑल्सो नोन एज। कंज्यूमर के सरप्लस को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम बायर सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, से इन विच द फॉलोइंग फील्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज़ यूज़फुल। मतलब कंज्यूमर के सरप्लस का जो है हमारा वो किस कंडीशन में यूज़फुल है? तो देखिए, टैक्स पॉलिसी के नियम में हमारा ये कंज्यूमर सरप्लस जो है वो यूज़फुल है। लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट। हमारा जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है वो क्या बताता है? तो देखिए, हमारा जो डी ऑप्शन है, MUF(x) अपॉन PX, MUF(y) अपॉन PY, MUF(m) PM। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल क्या बताते हैं कि जो हमारी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है वो क्या है? वो ये बताते हैं कि जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है सभी कमोडिटी पे अप्लाई होता है सिवाय मनी को छोड़ के, मतलब मनी के अलावा ये सब पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इज़ ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इट कुड ओनली बी रैंक्ड डिफाइन द पोजीशन ऑफ। तो ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरिस्ट। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
इनडिफरेंस कर्व आर एसोसिएटेड विद, जो हमारे इनडिफरेंस कर्व हैं यानी तटस्थता वक्र हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये जो हमारे रिलेटेड हैं एजवर्थ से, पैरेटो से और हिक्स से। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 1, 3 एंड 4। इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? तो जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो हमारे कभी पैरेलल भी होते हैं और नॉट भी पैरेलल। तो जैसे हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं इस तरह से बन रहे हैं, तो हमारे वो इस तरह से भी हो सकते हैं और कभी कभी वो इस तरह से भी हो सकते हैं, पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो टू कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि इस तरह से बनाते हैं। तो टू कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, A=B=5 दिस स्टेटमेंट इज़, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? तो ये स्टेटमेंट बता रहा है एक कार्डिनल यूटिलिटी का मेज़र बता रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ए इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है या इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसे होते हैं? इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से। तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। तो किस तरह से होते हैं? हमेशा इंडिफरेंस कर्व इस तरह के होते हैं। तो ये कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं ओरिजिन से। नेक्स्ट देखते हैं, मैप के अकॉर्डिंग द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एन कॉम्बिनेशन इज़, जो हमारा एक मैप बनाते हैं तो जो हमें उसके सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जो नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व होता है उससे ऊपर वाला उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है और उससे ऊपर वाला और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि नीचे वाले में सबसे कम होता है, उससे ऊपर वाले में उससे ज़्यादा और उससे ऊपर वाले में उससे ज़्यादा। तो यानी कि सी में सबसे ज़्यादा है, उससे कम बी में है और उससे कम ए में है। तो हमारा जो ये डी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द जनरल इक्वेशन ऑफ द बजट कॉन्स्टेंट इज़, जो हमारी जनरल इक्वेशन है बजट की वो क्या है? तो वो हमारी इक्वेशन है P(x)Q(x) माइनस P(y)Q(y) इज इक्वल टू M। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द गुड x एंड y आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स डू इंडिफरेंस कर्व टेक, जब हमारे दो गुड हैं x और y, तो देखिए सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट, तो इनके लिए हमारा ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम इंडिफरेंस कर्व का होता है। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जब दो गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो क्या होता है? तो जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है क्योंकि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कंज्यूमर में नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट सी और डी बिकॉज, एक कंज्यूमर जो है जैसे ये डायग्राम है ये सी और डी पर इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारी ये देखिए ये तो बजट लाइन है, ये पी क्यू हमारी बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। तो जो ई है ये हमारे बजट लाइन को टच कर रहा है तो ये हमारा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, लेकिन और सी और डी जो हैं ये बिलो इंडिफरेंस कर्व हैं और बजट लाइन से भी नीचे हैं, तो इसको लेस सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो इसीलिए इन पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। पॉइंट ई गिव्स higher level of satisfaction the same expenditure as the point C और D। नेक्स्ट देखते हैं, consider the diagram and identify which one of the following is shown in the figure। ये डायग्राम को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें दिया गया है। फर्स्ट कह रहे हैं गुड x इज़ इन्फीरियर, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है कि गुड y इज़ इन्फीरियर, ये भी नहीं है। x एंड गुड y दोनों इन्फीरियर है, ये भी नहीं है। तो इसमें हमारा कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच कैन बी नोन फ्रॉम द स्लोप ऑफ PPC इन द गिवन फिगर इज़। तो देखिए इस वाले PPC कर्व से हमें बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, तो ये हमारी >1 है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं,
द एंजल कर्व फॉर ए गिवन गुड इज, जो हमारा एंजल वक्र होता है गिवन गुड के लिए वो कैसा होता है। तो देखिए जो हमारा एंजल कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। देखिए एंजल कर्व किस तरह से बनता है। देखिए एंजल कर्व हमारा इस तरह से बनता है, ये होता है फिर ये नेगेटिवली जाता है। तो हमारा जो सी बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। रिलेशन बिटवीन एम आर एंड ए आर इज़, हमारा जो एम आर और ए आर के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो देखिए जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द टोटल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज द टोटल इनकम ऑफ फार्मर्स फॉल, दिस शोज दैट द डिमांड कर्व ऑफ फूड ग्रेन इज, जब फूड ग्रेन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है तो जो फार्मर की जो इनकम है वो घट जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो फूड ग्रेन का डिमांड कर्व है वो कैसा है। तो वो ये बताता है कि फूड ग्रेन का जो डिमांड कर्व है वो हमारा इनइलास्टिक है, क्योंकि फूड ग्रेन है उनकी डिमांड तो डिसाइड ही रहती है कि इतना ही फूड ग्रेन चाहिए। अगर मान लीजिए सप्लाई बढ़ भी जाएगी तो भी उसका ये नहीं है कि लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, उनकी डिमांड तो इनइलास्टिक ही होती है। तो उनकी सप्लाई बढ़ने से जो है फार्मर की जो इनकम है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिबेल प्रेफरेंस थ्योरी अज्यूम, जो हमारी रिबेल प्रेफरेंस थ्योरी है वो क्या बताती है। तो जो रिबेल प्रेफरेंस थ्योरी है वो हमारी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को बताती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन नॉट बी एन इंडिफरेंस मैप, कौन सी फिगर जो है वो इंडिफरेंस मैप नहीं हो सकती हैं। तो देखिए ये हमारी ये फिगर भी सही है, ये भी सही है, ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, ये दोनों हमारे इंडिफरेंस मैप नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, 10 and 11 कैन नॉट इंटरसेक्ट एट सी सिंस, जो हमारे ये वक्र दिखा रखे हैं ये जो हमारे आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते जब तक कि, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो सभी कर्व डिफरेंट लेवल के सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। तो ये जब हमारे डिफरेंट लेवल के सेटिस्फेक्शन को दिखा रहे हैं एक दूसरे को कैसे काटेंगे। तो जो हमारा ये सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, जो रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो ये थ्योरी हमारी पॉल सैमुएल्सन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, ए प्रोड्यूसर पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व फॉर कमोडिटी रिप्रेजेंट, जो हमारा प्रोड्यूसर होता है जब उसका जो सप्लाई कर्व है पॉजिटिवली स्लोप्ड करता है तो वो क्या बताता है। इन वन सेंस ए मैक्सिमम एंड अनदर सेंस ए मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशंस। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मतलब सप्लाई और डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो क्या बताती हैं। तो वो है बट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी सप्लाई टू ए चेंज इन प्राइस, वो बताती हैं जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है उसका जो है प्राइस की वजह प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। That's all for today. I hope you will like this video. If you like this video, please like it and share it, and please do subscribe my channel, and thanks for watching.